बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। घर के तमाम लोग एयर कंडीशन कमरों में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त लू चल रही थी, झुलसा देने वाली लू। उसने उदासी से खिड़की खोली और लू का थप्पड़ जैसे इंतजार ही कर रहा था। एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसका गाल तमतमा गया। उसने जल्दी से खिड़की बंद की। मेरे खुदा, कैसी शदीद लू चल रही है, उसने सोचा और चटकनी लगाकर वापस अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ी। दीवार के साथ लगी हुई घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थी। उसे ठीक 4 बजे बावर्ची खाने की तरफ जाना था। शाम की चाय ठीक 5 बजे लगती थी। गोया अभी आराम करने के लिए 2 घंटे थे। आराम का वक्त भी उसे शदीद गर्मी और लू की वजह से मिल गया था, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो किसी न किसी काम में उलझा देते। इस वक्त भी कोई काम उसके सुपुर्द किया जा सकता था। कुछ ना सही तो चच्ची अम्मा के पाँव ही दबाने होते। लेकिन इस वक्त अगर चच्ची अम्मा उससे पाँव दबा लेती तो उसे भी एयर कंडीशन कमरे की ठंडक नसीब हो सकती थी, और ये बात किसी को गवारा न थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी निगाह आईने पर जा पड़ी। लू के थप्पड़ से सुर्ख गाल अभी तक कौसे कज़ा का मंजर पेश कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ गई और आईने ने उसका सरापा पेश कर दिया। दिन रात की झुड़कियां, बात बात में ताने, हर कदम पर बेइज्जती, तरह तरह के इल्जामात, दिन रात की घुटन। इस जिंदगी में तमाम लवाजमात थे, लेकिन उसका हुस्न शायद इन्हीं लवाजमात से निखर रहा था। ऐसी भी क्या बेगैरत जिंदगी, एक लम्हे का सुकून मैसर नहीं था। लेकिन हुस्न और जवानी थी कि फूटी पड़ रही थी। अल्लाह ताला ने उसकी तमाम महरूमियों की कसर उसे तौबा शिकन हुस्न देकर पूरी कर दी थी। लेकिन किस काम का ये हुस्न जो हर वक्त मलामत का शिकार बना रहता था। चच्ची अम्मा का बस नहीं था वरना जहर देकर हलाक कर दें। वो इस हुस्न और जवानी पर भी कड़ी तनकीद करती थी। आलिया ने साबुन से मुंह धोना तक छोड़ दिया था। अब उसके बस की बात तो नहीं थी कि वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेती। शक्ल भी बिगाड़ लेती तो जिस्म का एक एक नक्श चीख चीख कर इस कयामत खेज हुस्न की तशहीर कर रहा था। न जाने कब तक वो आईने से हुस्न का खिराज वसूल करती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर आईने के सामने से हटकर बिस्तर पर गिर पड़ी। 12 साल की उम्र थी जब माँ और बाप कार के हादसे का शिकार हो गए थे। वो खुद स्कूल में थी जब उसे हादसे की इत्तला मिली तो वो बेहोश हो गई। पूरे 4 दिन के बाद होश आया था। दादी अम्मा बेटी की निशानी को गले लगा कर ले आई, लेकिन चची को इस निशानी से हमेशा से चिढ़ थी और अब तो मुस्तकिल अजाब बन रही थी। बहरहाल दादी की जिंदगी में तो उनकी ना चल सकी, लेकिन दादी की आंख बंद होते ही इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। दादी के अलावा घर का हर फर्द उससे नफरत करता था। चचा जान तो बीवी के गुलाम किस्म के इंसान थे। भाई की निशानी पर कभी रहम आ भी जाता तो चची जान के कहर की वजह से खामोश रहते। चची जान की बहन खाला फौजी भी साथ रहती थी। बेवा और बे औलाद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दोनों मर्तबे उनकी फितरत को सामने रखते हुए ही दिए थे। बला की जल्लाद और कीनावर खातून थी। बात बात में नाक मुंह चढ़ाना उनकी आदत थी। खास तौर पर आलिया उनके अताब का शिकार रहती, बल्कि चची से ज्यादा उसे खाला फौजी से हौल चढ़ता था। वो गई शमसा और उज़्मा तो बचपन में तो वो ठीक ही रही, लेकिन जवानी आई तो आलिया के मुकाबले में बुरी तरह एहसास कमतरी ने उनके दिलों में आलिया के लिए नफरत पैदा कर दी। आलिया का मामूली लिबास और उसका मेकअप से आरी चेहरा उनके हजारों मेकअप ज़दा चेहरों से कहीं बढ़कर हसीन था। बहुत सी तकारीब में उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था। चुनाचा घर की तकारीब आलिया का मुकम्मल बायकॉट कर दिया करती थी। बहर सूरत कौन सी हकारत थी जो आलिया के इंतजामात ना किए गए थे। वो हर अजाब को खामोशी से झेल रही थी। उसकी जिंदगी में
कोई बाहर न थी। उसे नहीं मालूम था कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्तर पर बैठी वो इन्हीं ख्यालात में न जाने कब तक खोई रही। इस दीवार के साथ लगी हुई घड़ी ने 3 बजाए और वो ख्यालात के भंवर से निकल आई। अभी तो 1 घंटा बाकी है, अगर लेट गई तो शायद नींद आ जाएगी और ये नींद उसके लिए कयामत होती। अगर जरा भी देर हो जाती तो घर वाले चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। कमरे में तन्हा बैठे बैठे दिल घबराने लगा। बाहर लू चल रही थी, वरना पाए बाग में चली जाती। ओहो, लू क्या करेगी, अच्छा है बीमार हो जाऊं, कुछ दिन तो सुकून से मिल जाएंगे। मर भी जाऊं तो क्या है, कौन सी कीमती जिंदगी है जो किसी को तकलीफ होगी, उसने सोचा। और ये सोच इस कदर शदीद हुई कि वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। बाहर कदम रखते ही गर्मी की हकीकत मालूम हुई, लेकिन कमरे में भी नहीं रहा जा सकता था। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती चली गई और राहदारी से निकलकर सदर दरवाजे पर आ गई। सदर दरवाजे के बाहर धूप का राज था। वो सदर दरवाजे से भी बाहर निकल आई। दर हकीकत आग बरस रही थी, घास जर्द हो रही थी। अलबत्ता बरगद का सायादार दरख्त झूम रहा था, जिसके नीचे माली की चारपाई बिछी हुई होती है। माली बेचारा भी अपने क्वार्टर में घुसा हुआ था। तमाम मुलाजिमों के क्वार्टरों के दरवाजे बंद थे। कुछ मुलाजिम जो ड्यूटी पर थे अंदर थे और बाकी अपने क्वार्टर्स में आराम कर रहे थे। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई दरख्त की जानिब बढ़ गई। बरगद का साया बेहद खुशगवार था। उसने तमाम धूप और लू अपने अंदर जज्ब करके नीचे ठंडी छांव और हवा बिखेरती थी। कितना रहम दिल है ये बरगद का दरख्त, खुद धूप में है और दूसरों को छांव देता है, उसने सोचा। और उसके दिल से एक ठंडी आह निकल गई। माली की चारपाई पर पांव लटकाकर वो बैठ गई। बरगद के पत्ते लू से हिलकर एक दिलकश नगमा बिखेर रहे थे। वो इस नगमे में गुम हो गई थी और थोड़ी देर के लिए अपने तमाम गम भूल गई। यहाँ भी कोई न था, वीरानी जो उसका मुकद्दर थी। लेकिन नहीं, बरगद का दरख्त उसका हमदर्द था। वो गीत सुना रहा था। उसकी निगाह एक चमकदार नुक्ते पर जम गई और ज़हन न जाने किन किन ख्यालात का मंच बन गया। बहुत देर गुजर गई। अचानक उसे कदमों की आहट महसूस हुई और वो चौंक पड़ी। उसने मुड़कर देखा और एक साया सा उसके सर से गुजर गया, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। उसने दाएं बाएं देखा, कदमों की चाल कैसी थी। मुमकिन है कोई गुलहरी सूखे पत्तों से गुजरकर दरख्त पर चढ़ गई हो, उसने सोचा। और फिर वो पुरसुकून हो गई। जाहिर है इस गर्म दोपहर में सब इस जैसे दीवाने तो नहीं बन सकते थे, लेकिन वो साया अब वो वहमी भी होती जा रही थी। साया खुद उसका होगा जो मुड़ने से पड़ा होगा। और उसने अपने जहन से ख्याल निकाल दिया और फिर उसी चमकदार नुक्ते को तलाश करने लगी जो बरगद की जड़ में था। नकद ऐसे मिल गया था, लेकिन इस बार वो बेख्याल न हो सकी। वो चमकदार चीज क्या है जिसे वो बहुत देर से देख रही थी, लेकिन उसके बारे में उसने अभी तक नहीं सोचा था। एक सफेद सी चमकदार चीज थी। वो चारपाई से उठकर उसकी तरफ बढ़ गई। उसने बरगद की जड़ से दूधिया रंग का खूबसूरत पत्थर उठा लिया जो दिल की शक्ल में तराशा हुआ था। उसके कुछ हिस्सों पर मट्टी लगी हुई थी, जिसे उसने दुपट्टे से साफ कर लिया। कैसा खूबसूरत पत्थर है, जाने कहां से आया है, कीमती भी मालूम होता है। मुमकिन है किसी जेवर से निकल गया हो, लेकिन इस दरख्त के नीचे। और फिर इसकी तराश भी वैसी नहीं थी कि किसी भी जेवर से उखड़ा हुआ मालूम हो। इसके अलावा काफी पुराना भी मालूम होता है। वो पत्थर को हथेली पर रखकर देखने लगी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन और जाज़िबे निगाह है। उसे वो पत्थर बेहद पसंद आया और वो इसे अपने पास रखेगी। अगर किसी ने अपना बताया तो उसे वापस कर देगी। इस ख्याल के तहत उसने इसे मुट्ठी में दबा लिया और चारपाई पर आ बैठी। बैठने के बाद भी वो काफी देर तक पत्थर को ही घूरती रही। पागल दिल की शक्ल है, न जाने कौन से पत्थर से तराशा गया है। मुमकिन है प्लास्टिक का हो, लेकिन पत्थर का ना होता तो इतना वजनी ना होता। कुछ भी हो, अब तो वो उसका अपना है। उसने उसे रख लिया और इस वक्त उसके कानों में एक मर्दाना आवाज आई, शुक्रिया। एक बार फिर वो उछल पड़ी।
इस बार उसके कानों ने धोखा नहीं खाया था। जरूर कोई अजनबी आवाज थी जिसने शुक्रिया का लफ्ज अदा किया था। वो बदहवासी से खड़ी हो गई। कौन है? उसे फिर वो चाप और साया याद आ गया और उसने बौखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा, लेकिन चिलचिलाती हुई धूप और लू के थपेड़ों के अलावा और कुछ भी न था। फिर उसकी निगाह दरख्त पर उठ गई। मुमकिन है कोई ऊपर दरख्त पर छुपा हुआ हो और उसे परेशान कर रहा हो, लेकिन दरख्त के पत्ते सुनसान थे। ऊपर तक दरख्त साफ खाली पड़ा था। उसे कुछ खौफ सा महसूस होने लगा और वो चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। पत्थर अब भी उसकी मुट्ठी में मौजूद था। वो तेज तेज कदमों से सदर दरवाजे की तरफ चल पड़ी और फिर दोबारा अपने कमरे में आ गई। अजीब बात थी, उसे जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगी और ठीक 5 बजे वो खूबसूरत ट्रॉली को अनवाउ अक़साम के लवाजमात से सजाए हुए फौजी खाला के कमरे में पहुंच गई। बाहर का मौसम अभी तक गर्म था, इसलिए लॉन पर चाय पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर यूं भी गर्मियों में तो 5 बजे दोपहर ही होती है। बर्फ की तरह ठंडे कमरे में सब लोग सोफों पर बैठे बैठे कहकहे लगा रहे थे। जूं ही वो अंदर दाखिल हुई, कहकहे एक लम्हे के लिए रुक गए और फिर जारी हो गए, जैसे उसे एहसास दिलाया जा रहा था कि उसकी यहाँ आमद से किसी के मशगलों पर असर नहीं पड़ा है और वो कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन उसने उनके इस तासुर की तरफ कोई तवज्जो न दी। ये तो उन लोगों का मामूल था। सलीके से उसने सेंटर टेबल दुरुस्त की और चाय और दूसरी चीजें सर्व कर दी। बावर्ची खाने की गर्मी में उसका चेहरा तमतमा कर आग हो गया था। खुश्क होंठ और लाल चेहरा, वो बेहद हसीन लग रही थी। इस गर्मी में तुम्हें मेकअप करने की फुर्सत मिल जाती है? आलिया उज़्मा ने तंज़िया अंदाज में कहा। मेकअप? उसने हैरत से उज़्मा की तरफ देखा। उसने तो जिंदगी में कभी मेकअप नहीं किया था। मेरा रंग ही ऐसा है। अजीब बात है, लोग सोने के नवाले खाएं तब भी ऐसा रंग ना निकाल सकें। अल्लाह मियाँ भी बास औकात खूब मजाक करता है। फौजी खाला ने तड़का लगाया, लेकिन इस बात में भी उज़्मा और शम्सा की तस्हीक थी, इसलिए वो दोनों मुंह बनाकर खामोश हो गईं। वो बाहर निकल आई। अभी बहुत से काम थे। सूरज अब भी कहर बरसा रहा था, लेकिन वो गर्मी से बेखबर कामों में मसरूफ हो गई। शाम हुई और फिर रात। वो सब कुछ भूल गई थी। बरगद के नीचे से मिलने वाला पत्थर, शुक्रिया के अल्फाज, कोई बात उसे याद न थी। 11 बजे सबके ख्वाबगाहों में घुस जाने के बाद उसे फुर्सत मिली और वो अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंचकर उसने गहरी गहरी सांसें ली। दिन भर की तपिश के बाद कमरा अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो खामोश मसहरी पर बैठ गई। आईना सामने मौजूद था। उसने सोचा कि कुछ भी है, मगर वो अब भी सबसे अच्छी और बावकार लगती है। शायद उनकी जरूरत से ज्यादा जलन की यही वजह है। आम तौर पर उसके लिए सादा और मामूली कपड़े के लिबास बनते थे, लेकिन उसकी मरहूम माँ के चंद जोड़े अब भी उसके पास मौजूद थे। चंद कीमती जोड़े जिन्हें वो कभी कभी अपने कमरे में पहन लेती थी। आज भी न जाने क्यों उसका दिल चाहा कि वो कोई उम्दा सा लिबास पहने। ये ख्वाहिश इतनी शदीद हुई कि वो इससे बाज न रह सकी। उसने अलमारी खोलकर एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और गुसल खाने में जाकर उसे पहनने लगी। जर का जोड़े ने उसे सहरंगेज बना दिया। उसने बाहर निकलकर आईने में अपनी शक्ल देखी और खुद ही शर्मा गई। काश इस वक्त उसे देखने वाला कोई होता और ईमानदारी से उसके बारे में कुछ कह सकता। उसने सोचा और दफतन उसी वक्त एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, चश्मे बद दूर। वो उछल पड़ी। उसने घबराए हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। उसने मसहरी और फिर पूरे कमरे के सारे कोनों में देखा, लेकिन कोई न था। ये मेरे कान क्यों बजने लगे हैं? आखिर उस वक्त शुक्रिया की आवाज और अब ओह! इस तस्वुर के साथ एक और इंकिशाफ हुआ। शुक्रिया वाली आवाज इस आवाज से मुख्तलिफ नहीं थी। एक ही आवाज और ये नरम नरम अंदाज। कौन है? किसकी आवाज है? वहम? सिर्फ वहम? वरना और कौन आ सकता है? उसने फिर दिल को तसल्ली दी और आईने के सामने से हट गई। रात अपनी थी, अब किसी के बुलाने का इम्कान नहीं था। उन्हीं कपड़ों में
बिस्तर पर आ लेटी। तकिया ऊंचा करके वो दराज हो गई और लेटे लेटे उसे इस खूबसूरत पत्थर का ख्याल आया। उसने साइड रैक की दराज खोली और पत्थर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कैसा प्यारा पत्थर है, वो सोचने लगी, और फिर उसे चमकाने के लिए उसने उसे अपने लिबास से रगड़ा। पत्थर दरहकीकत चमक उठा, लेकिन उसके साथ कमरे के ऊपर रोशनदान से कोई परिंदा अंदर घुसकर आ गया। 1 2 3 4 और बहुत से उन्हें देखती रह गई। ये चिमगादड़ें थीं और इनमें से 3 चिमगादड़ें नीचे उतर आईं और अचानक ही लंबी हो गईं। आलिया की आंखें दहशत से फट गईं। वो इन चिमगादड़ों को इस नकली रूप में इख्तियार करता देख रही थी। अजीब भयानक शक्लें थी। उसने चीखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवाज भी दहशत की वजह से ना निकल सकी। खौफ से उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमसे डरने की जरूरत नहीं है आलिया, हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे खैरख्वाह हैं। हम किसी भी हालत में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमसे खौफ ना खाओ। काश हम किसी खूबसूरत शक्ल में तुम्हारे सामने आते और तुम हमसे खौफजदा ना होती। क्या ये ख्वाब है? आलिया ने सोचा और आंखें मलने लगी, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। दरहकीकत 3 इंसानी ह्योले उसके सामने थे। उनकी शक्लें भयानक जरूर थीं, लेकिन अल्फाज और लहजा बेहद नर्म था। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। तुम्हारे खादिम हैं, हमें हुक्म दो, हम क्या करें? हम तुम्हारे लिए हर काम कर सकते हैं। मैं क्या हुक्म दूं? मगर तुम मेरे गुलाम कैसे बन गए? वो हिम्मत करके फिर बोली। ये बताने की इजाजत नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे बुरे दिन गुजर गए, अब कोई तुम्हें आंख नहीं दिखा सकेगा। हम तीनों को तुम्हारी खिदमत पर मामूर किया गया है। आलिया खुश्क होंठों पर जबान फेरने लगी। वो तीनों अदब से उसके सामने झुके खड़े थे। अगर कोई काम नहीं है तो हमें इजाजत दीजिए, क्या हम जा सकते हैं? हाँ, तुम जाओ, खुदा के लिए जाओ, हम हाजिर होते रहेंगे। अगर आप हमसे खौफ खाती हैं तो आपको तकलीफ होगी, आप दिल से ये खौफ निकाल दें। और हाँ, हमारे जाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। यकीनन आप हमारे बारे में सोचती रहेंगी, इसलिए आप ये शरबत पी लें, आपको पुरसुकून नींद आएगी। इनमें से एक ने ऊपर हाथ बढ़ाया और आलिया ने उसके हाथ में एक खूबसूरत शरबत का गिलास देखा, जिसमें हल्के गुलाबी रंग का शरबत था। आलिया यूं ही खौफजदा थी, लेकिन गिलास उसके बिल्कुल करीब था। दूध जैसे गाढ़े शरबत से नफीस खुशबू उठ रही थी। न जाने वो क्या था, लेकिन वो तीनों उसके करीब खड़े थे, इसलिए उसने बादिले नखास्ता शरबत उसके हाथ से लेकर मुंह से लगा लिया। और फिर गिलास उस वक्त आ जाएगी। मेरे अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर, उसने रूहान से अंदाज में कहा और कपड़े बदलने लगी। मुंह पर भी उल्टे सीधे छींटे मारे, बालों को भी नहीं संवारा और बावर्ची खाने की तरफ चोरों की तरह दौड़ी कि कोई उसे रास्ते में देख न ले। फौजी खाला की लाम तान आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। घोड़ी हो रही है, जवानी फटी पड़ रही है, कैसी मस्त नींद है, सो रही होगी कमबख्त, वगैरह वगैरह। हाँफते कांपते दिल से वो बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। उसे कोई बहाना भी न सूझ रहा था। झूठ बोलने की आदत ही नहीं थी। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही उसके पांव जम गए थे। न जाने नाश्ता किसने तैयार किया था। तमाम नाश्ता तैयार था। चाय का पानी केतली पर खौल रहा था। या खुदा, क्या घर वालों ने उसे सोता देखकर खुद नाश्ता तैयार कर लिया था? अगर ये बात थी तो फिर तो और मुसीबत आएगी। उसने भारी भारी कदम उठाए और चाय का पानी उतार लिया। उसे दूसरी केतली में डालकर पत्ती डाली और सरपोश ढक दिया और फिर तमाम चीजें उसने ट्रॉली में सजा ली। दिल में हौल उठ रहा था, अब कोई आया और उस पर बम फटा, लेकिन कोई न आया। सहमे सहमे कदमों से वो ट्रॉली धकेलती हुई बावर्ची खाने से निकल आई और नाश्ते के कमरे में बढ़ने लगी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे मुजरिम फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ता है। नाश्ते के कमरे में हस्बे मामूल सब मौजूद थे। वो नजरें झुकाए मेज के करीब पहुंची। सब खामोश थे, जैसे कोई अहम बात हो गई हो। उसने नाश्ता मेज पर लगाया,
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں پوچھا کیوں نہیں؟ کیا اسے اور برا بھلا نہیں کہا جا سکتا تھا؟ یا آج ان کا دل بدل گیا تھا؟ لیکن ان میں کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفعتاً فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دے۔ اور وہ کسی بہرے کی طرح آگے بڑھی اور اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی، روزانہ کہتی ہوں میری چائے نمک ڈال کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے۔ فوزی خالہ کو آخر موقع مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمکدانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہاری زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ پوری طرح نیچے گری۔ انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑ پھڑانے لگی اور سب لوگ ان پر دوڑ پڑے۔ یہ نہ شدنی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے، چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی تیمارداری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی؟ کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی تھی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی تھی، اور یہی ان کے جل جانے کی وجہ تھی۔ خیر، اسے کافی افسوس ہوا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں سے سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادھی ضرور تھی، لیکن پے در پہ واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کا ناشتے کی تیاری۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھی، کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئیں۔ اب یہاں کھڑی سوگ کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ، عیش کرو، تمہاری دل کی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلی اور پھر مسلسل اچھلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاص فربا تھی اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت، دیکھ دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑی، اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھی۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی، اور یہ قصور
और ये तस्वुर उनके लिए रूह फरसा था कि उनके बदन से छिपकली रेंगती रही थी। उनकी चीखें भी इस कमरे तक पहुंच गईं जहां अभी खाला फौजी की तीमारदारी हो रही थी। सब लोग खाला फौजी को छोड़कर नाश्ते के कमरे में पहुंच गए। चच्ची अम्मा अब भी उई उई कहकर उछल रही थी। क्या हुआ बेगम, क्या हुआ? चचा जान ने घबराकर पूछा। चच्ची अम्मा पसीने में शराबूर हो रही थी। उखड़े हुए सांस से बोली, बच गई, आज तो बच गई। छिपकली चढ़ गई थी कमर पर। अल्लाह इस बच्ची को खुश रखे, जान जोखम में डालकर छिपकली निकाल दी, वरना ना जाने क्या हशर होता। हाय, चच्ची जान ने मुख्तसर अल्फाज में हाँफते हुए दास्तान सुना डाली। वैसे आलिया के इस कारनामे से उनका मिजाज बदल गया था। उनके नजदीक ये बहुत बड़ी बात थी। चचा जान ने सुकून का सांस लिया। कोई खास हादसा नहीं हुआ। उन्होंने चच्ची को संभाला और फिर उस कमरे में लिए जहां खाला फौजी बिस्तर पर नीम मुर्दा पड़ी थी। आलिया की तरफ अभी भी किसी ने तवज्जो नहीं की थी। आलिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। अगर छिपकली वाला वाकया भी इत्तेफाक नहीं है तो उसके ये गुलाम बेहद दिलचस्प हैं। न जाने उसे क्यों यकीन होने लगा कि छिपकली वाला वाकया इत्तेफाकिया नहीं है, क्योंकि उसके गुलाम उसे बता चुके थे कि उसको तकलीफ पहुंचाने वालों को वो परेशान करेंगे। गोया छिपकली उन्हीं की तरफ से थी। क्योंकि चच्ची जान उसे लान तान कर रही थी, उसने गर्दन झटक दी। ये तस्वुर अजीब था कि पुरस्रार शक्लें खुद को उसका गुलाम कहती थी। बहरहाल उसने नाश्ते की मेज की तरफ देखा। खाला फौजी की मुसीबत ने नाश्ता खराब कर दिया था। अब न जाने घर के लोग नाश्ता करेंगे या नहीं। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उज़्मा और शम्सा अंदर आ गईं। उन्होंने संजीदगी से उसे देखा और कुर्सियां घसीट कर बैठते हुए बोली, तुम तो जानती हो आलिया, खाला फौजी संकी हैं। जरा सा नमक डाल देती तो ये सब मुसीबत ना आती। हमारा नाश्ता भी खराब कर दिया। अब पड़ी हाय हाय करके सबको बोर कर रही हैं। बस गलती हो गई, लेकिन ज्यादा वक्त भी तो ना गुजरा था। 1 सेकंड में नमक डाल देना था मैंने। आलिया ने कहा, तुमने नाश्ता कर लिया? न जाने क्यों उज़्मा को उसका ख्याल आ गया। अभी नहीं, कर लूंगी, वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो हमेशा नाश्ता बावर्ची खाने में करती थी। आज तक किसी ने उसको इस काबिल ही नहीं समझा था कि उसे अपने साथ बिठाकर नाश्ता कराया जाए। आओ हमारे साथ ही नाश्ता कर लो, उज़्मा ने पेशकश की, लेकिन वो अपनी हैसियत में रहना चाहती थी। उज़्मा के दोबारा कहने पर वो भी उसके साथ ना बैठी, लेकिन ये तब्दीली उसे बहुत अजीब सी लगी। दोनों ने नाश्ता कर लिया तो वो बर्तन समेट कर चल पड़ी। यहाँ पहुंचकर कुछ और हैरतें उसकी मुंतजर थी। रात के छूटे बर्तन जो उसे साफ करने होते थे, धुले धुलाए अलमारी में सजे हुए थे। दीगर तमाम काम तैयार थे। वो हैरत ज़दा खड़ी उस तमाम कारनामे को देखती रही। अब तो किसी वहम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो इस सूरत हाल से भी खौफजदा थी और खुश भी थी। न जाने ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुलाजिम अभी पकाने के लिए चीजें नहीं लाया था। उसे और भी कोई काम नहीं था, इसलिए वो नाश्ते के बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने उसके हाथ पकड़ लिए हों। उसके साथ ही एक मिनमिनाती हुई आवाज गूंजी, ये सब काम आपके करने के नहीं हैं। ये मुलाजिम कब काम आएंगे? बराह करम हमें शर्मिंदा ना करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।